भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मोदी सरकार की आज नोटबंदी को लेकर बड़ी जीत हुई है। इसी पर भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव ऑफ को अस्वीकार कर दिया है। द सुप्रीम कोर्ट टुडे बाय अ मेजॉरिटी जजमेंट ऑफ 4-1 has dismissed all the 58 writ petitions challenging the constitutional validity of the historic demonetization scheme launched in 2016 by the Shri Narendra Modi government. बहुत उसमें लंबी बहस की गई। आज जजमेंट फाइनली तो अपलोड अभी होना बाकी है, लेकिन जो हम लोगों ने मालूम किया है उसके आधार पर 2-3 बातें बड़े विश्वास के साथ कही जा सकती हैं। पहला कि दिस होल एक्सरसाइज वाज डन फॉर अ वैलिड कॉज, नेमली रिमूविंग फेक करेंसी, containing terror funding, black marketing, etc. ये पूरी नीति टेरर फंडिंग, फेक करेंसी को रोकने के लिए और आपके मनी लॉन्ड्रिंग एक्सेट्रा, ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए की गई थी। और ये उद्देश्य सही है और गवर्नमेंट ये पॉलिसी डिसीजन ले सकती है, उसको लेने का अधिकार है। दूसरी बात जो कही गई थी कि आरबीआई से कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ, बाकी नहीं हुआ, कोर्ट ने उसको भी रिजेक्ट किया और कहा कि आरबीआई से कंसल्टेशन हुआ था। स्वयं आरबीआई ने कोर्ट के सामने अपने वकील के द्वारा हुआ कि एक कंसल्टेशन हुआ था और कोर्ट ने यह भी कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के सेक्शन 26(2) में का भी कोई वायलेशन नहीं है। तो ये इन सम एंड सब्सटेंस, और आपको मालूम है कि कोर्ट ने पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को भी देखने की इच्छा जाहिर की थी, तो सील्ड कवर में वो भी दिया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि कोर्ट ने पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को सही पाया। The Honorable Supreme Court, by a majority judgment, found the entire decision-making process to be fair and reasonable. दूसरी बात, कोर्ट ने कहा कि the government has got the right and discretion to undertake economic policy decisions, and those decisions have to be appreciated unless there is something arbitrariness in it. ये जो बात कही गई थी तो कोर्ट ने इसको भी स्वीकारा। एक माननीय न्यायमूर्ति जस्टिस नागरत्ना ने डिसेंटिंग जजमेंट दिया है, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा उन्होंने भी क्या कहा है। द पॉलिसी वॉज वेल इंटेंशन्ड। आई वॉन्ट टू सीरियसली एम्फसाइज अपॉन दैट कि इस पॉलिसी की नीयत और नीति ठीक थी। इट वॉज वेल इंटेंशन्ड। उन्होंने कहा है कि 26(2) के अंतर्गत यह नहीं होना चाहिए, आवश्यकता हो तो कानून लाना चाहिए। उनके निर्णय का भी हम सम्मान करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के 5-1 का मैंने आपको विस्तार से बता दिया। आज मुझे पार्टी के राष्ट्रीय मंच से कुछ गंभीर पॉलिटिकल सवाल उठाने हैं। कितना बड़ा तूफान हंगामा खड़ा किया गया था कांग्रेस पार्टी ने डिमोनेटाइजेशन को लेकर के। यह सिर्फ यही नहीं हुआ था, राहुल गांधी विदेश में भी जाते थे तो इसी के बारे में बोलते थे, आपको मालूम है। और दूसरी बात क्या है कि जिस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया गया, बाकी किया गया, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
एक बात हम बार बार कहते थे और बड़े गर्व से कहते थे कि डिमोनेटाइजेशन का उद्देश्य गरीब कल्याण भी है. The BJP was very firm in espousing the great commitment of Shri Narendra Modi ji that this is designed to subserve the interests of the poor, and secondly to bring in cleanliness in our economy. हमारे आर्थिक स्थिति में सफाई आए. आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी आई है, और आज इस विषय को उठाने का दिन है, इस विषय को आज उठाने का दिन है, और मैं आपसे दो तीन बातें खाली आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं. डिजिटल पेमेंट में कितनी बड़ी गति आई है. अक्टूबर 2022 यानी सिर्फ 1-1.5 महीना पहले भारत में 730 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ, वर्थ 12 लाख करोड़. Just in October, India recorded a great bumper harvest of digital transactions worth 730 crores, amounting to 12 lakh crore transaction. रुपीस ट्रांजैक्शन. इसका मतलब समझा जाता है क्या? आज भारत डिजिटल पेमेंट में दुनिया का एक नेता बना है. भारत का जो पूरा फिनटेक मूवमेंट है, यूपीआई, ये सब आप देखते हैं ना. आज भारत में कितने डिजिटल पेमेंट एप्स आ गए हैं, आपने देखा है ना. आज भारत का गरीब आदमी भी डिजिटल पेमेंट करता है, ऑटो वाला भी डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करता है. तो ये कैसे हुआ? ये हुआ नोटबंदी के बाद, जो डिजिटाइजेशन ऑफ डिजिटल इंडिया में कंट्री को आगे बढ़ाया गया, ये उसका कारण है. अब मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि 16-17 में लगाया गया था. मैं आपको कुछ 3-4 एग्जाम्पल दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा. 17-18 में, एक साल बाद, देश का टैक्स कलेक्शंस 18% हायर हो गया. इट वॉज 10.3 लाख करोड़ द वेरी नेक्स्ट ईयर. अब तो और बढ़ा है. आपको जानकर खुशी होगी कि आज देश में टैक्स, इनकम टैक्स देने वालों में करोड़ों की संख्या बढ़ी है. ये चर्चा बार बार सदन में हुई है, इसलिए मैं उस पर आपको ज्यादा नहीं बोलूंगा. लेकिन जरा मुझे आप ये बताइए कि नोटबंदी के बाद 2,38,000 फर्जी शेल कंपनियां पकड़ी गई कि नहीं पकड़ी गई? 2,38,000. We would like to emphatically emphasize that 2,38,000 shell companies were caught, transactions stopped after Notbandi became a reality. आपको मालूम है बेनामी संपत्तियों का जो जब्ती हुई है, आपने देखा होगा, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं. मनी लॉन्ड्रिंग में क्या हो रहा है या मुझे बताने की जरूरत नहीं है. और the most important point I would like to highlight, the informal sector's involvement in the economy has got reduced from 52% to 20%. I repeat, the informal sector component in the economy of India got reduced from 52% to nearly 20%. बाकी आपने कई बातें देखी हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है. टेररिज्म, फेक करेंसी. क्या पाठक को हुर्रियत का दफ्तर बंद हो गया ना श्रीनगर में? बंद हो गया कि नहीं? पत्थरबाजी खत्म हो गई. पत्थरबाजी ये आपके सामने है. पीएफआई के खातों को बंद करना, एक्शन लेना. तो टेररिज्म की रीढ़ को तोड़ने में नोटबंदी ने बहुत बड़ा काम किया है.
the demonetization scheme has done a great service to the cause of breaking the backbone of terrorism. क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट उनका खत्म हो गया. और इसीलिए, if I can put it in a very frank term, demonetization policy is the biggest blow to terrorism. And I say so with full sense of responsibility. Because terror funding is integral to terrorism. आतंकवाद को बढ़ाने के लिए आतंकवाद की फंडिंग बहुत जरूरी है. और हमने गरीबों की बात कही थी. आज आपने देखा ना कि 2.33 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए हैं गरीबों के. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में कितना, जनधन अकाउंट में कितना फायदा हुआ, ये सब आपको जानते हैं. मुझे आज इसको विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है. कभी होगा तो हम उसकी चर्चा करेंगे. अब मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं. प्रधानमंत्री जनधन योजना में भी जो जितने डिपॉजिट थे वो भी बहुत आगे बढ़े. तो ये जो हमारे कांग्रेस के बंधु लेड बाय राहुल गांधी बार बार ये हल्ला करते थे, तो कभी आप समझने की कोशिश करते हैं क्या? क्योंकि राहुल गांधी जी के बारे में मैं एक बात कहूंगा, वो समझते हैं तभी जब कोर्ट का फैसला होता है, उसके पहले वो नहीं समझते. और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, राफेल पर क्या क्या नहीं कहा उन्होंने. 19 का पूरा चुनाव जिस तरीके से उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द शर्मनाक कहे, उसको हम रिपीट नहीं कर सकते हैं. देश जनता ने जवाब दिया. जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो ठंडे हो गए. और याद करिए, इन लोगों ने मिडिलमैन किकबैक्स को प्रोत्साहन देने के लिए भारत की वायुसेना को वर्षों तक नया प्लेन नहीं आने दिया था. डिमोनेटाइजेशन का तो हाल आप जानते ही हैं. टुडे आई वांट टू से विथ फुल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी that Congress party in its own way promoted and protected informal economy elements in the country. और ये बात हम बड़ी जिम्मेवारी से कहना चाहते हैं. और पूरे पिछले 11 साल में जो कुछ हुआ, इस पर हम कई बार आपसे चर्चा कर चुके हैं, तो आज उसको बताने की आवश्यकता नहीं है. हमने कई बार 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 आपसे कहा है कि किस तरीके से फैसले लिए गए पूर्व की सरकारों के द्वारा, ये आपने देखा होगा. तो एक बात आपको हम और बताना चाहते हैं. मैंने बताया डीबीटी में या पीएमजीवाई में या आपके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो पूरा हमने प्लग किया, वो तो अपनी जगह ही है. लीकेज को डिजिटल पेमेंट से, आधार लिंकेज से आपने देखा है. एक बात मैं आपसे और कहूंगा कि सिर्फ हम डिमोनेटाइजेशन पर ही नहीं रुके. हमने 2015 में ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट भी बनाया था. आई रिपीट, ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट्स एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट. आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस कानून के अंतर्गत 65,250 करोड़ अनडिक्लेयर्ड इनकम टैक्स के सामने आया. 65,250 करोड़ ऑफ प्रीवियसली अनडिक्लेयर्ड इनकम. तो हमारा खाली कहना यह है कि ये जो कुल बातें आपके सामने आई हैं, इस पर संसद में भी बहुत कहा गया है. तो इसके मोटे बिंदुओं को मुझे आपके सामने इंश्योर करना था. और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, वो एक बहुत ऐतिहासिक फैसला, उसका हम सम्मान करते हैं. और ये फैसला देश हित में है, और एक देश हित में किए गए फैसले को कोर्ट ने सही माना है. मैं आ रहा हूं. मित्रों, राहुल गांधी जी से एक सवाल. आपने देश भर में जो कैंपेन किया
नोटबंदी के खिलाफ, आप सॉरी बोलेंगे जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही माना? ये पहला सवाल है। पूरी कांग्रेस पार्टी का कैंपेन था, आपको मालूम है, अपने पुराने आप निकाल के देखिए अखबार के कतरने और न्यूज बाइट्स, तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ सवाल उनके नेता और इस मामले के वकील चिदम्बरम साहब के बारे में भी करना है। मेजॉरिटी जजमेंट पर खामोश हैं। वो भी कहते हैं कि दे हैव स्टेड क्लियर ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ वेदर व्हाट इज द ड्यू यूटिलिटी ऑफ दिस, ठीक है, बट वेरी इंटरेस्टिंग माइनॉरिटी जजमेंट. We are happy that the minority judgment has pointed out the illegality and the irregularity in the demonetization. It may only be a slap on the wrist of the government. नोटबंदी की जीत पर भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लाइव सुन रहे थे। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी को तभी समझ में आता है जब अदालत से फैसला आता है। नोटबंदी पर देश की बड़ी हस्तियां, उनसे इंडिया न्यूज ने बातचीत की है, एक एक करके सुने आप। आ रही हैं उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो यही है कि जो सरकार का निर्णय था डिमोनेटाइजेशन के मुतालिक, वो एक आर्थिक नीति के मुतालिक डिसीजन था और वो डिसीजन संविधान की मर्यादा के अनुकूल है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध ठहराया है। ये बहुत अहम मुद्दा था, इस पे बहुत अहम कानूनी नुक्ते पेश किए गए थे। कोर्ट ने अपने विचार और विवेक के मुताबिक जो फैसला किया है, अब उस फैसले को स्वीकार करना होगा। और एक बात मैं मानता हूं, कहीं ना कहीं यही भी कोर्ट के सामने रही होगी जरूर, कि अब 6 साल के बाद इस फैसले में जो पॉइंट्स हैं वो अब एकेडमिक हो गए हैं। ये कहा भी था, मगर उन्होंने फैसला किया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से भी इंडिया न्यूज ने बात की है। मुख्तार अब्बास नकवी ने किस तरह से विपक्ष पर हमला किया है। नोटबंदी 2016 का 8 नवंबर 2016 का फैसला, जब रात में 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संदेश में ये कहा, आधी रात से यानी रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रह जाएंगे। तब से लेकर के आज तक विपक्ष ने जम करके सरकार को आड़े हाथों लिया, कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की और राहुल गांधी ने बार बार ये कहा कि लाखों करोड़ लोग कतार में आकर के खड़े हो गए। 58 अर्जियां लगाई गई थी, ये सभी याचिकाएं खारिज हो गई हैं। मुख्तार अब्बास नकवी, इंडिया न्यूज पर लाइव। मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। नकवी जी, जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने डीमोनेटाइजेशन को लेकर जो फैसला दिया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? आप एक बात बताइए, जब विमुद्रीकरण हुआ, डीमोनेटाइजेशन हुआ, तो उसके बाद जो है वो लोकसभा का चुनाव हुआ, कई बड़े राज्यों का जिसमें उत्तर प्रदेश भी है वो उसका चुनाव हुआ और जनता ने इस फैसले पर, नरेंद्र मोदी जी के इस फैसले पर मुहर लगाई। और ये बात सही है कि दिल्ली की सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों की और लूट लाबी में जो है बेचैनी जरूर दिखाई पड़ी और उसको लेकर के उन्होंने कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की, कंट्राडिक्शन पैदा करने की कोशिश की, आम लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुए और आज भारत की सबसे बड़ी अदालत ने भी उस पर अपनी मुहर लगाई है। नकवी साहब, कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने सीधे तौर पर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए थे कि बिना प्लानिंग के और इससे आर्थिक नुकसान की जो देखो, सत्ता के दलालों की नाकेबंदी होगी, लूट लाबी में तालेबंदी होगी तो उसके जो हितैषी हैं, उनके जो सरगना हैं, उनमें बेचैनी होगी। इसमें कोई कहने की बात नहीं है, स्वाभाविक है। और इसी बेचैनी का परिणाम था कि वो जो डिमोनेटाइजेशन था या विमुद्रीकरण था या नोटबंदी जिसे कहते हैं आप था, तो उसमें वो बेचैन थे, हताशा निराशा उनमें दिखाई पड़ रही थी। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। सराहनीय व स्वागत योग्य है। इस सच की जीत हुई है। जो लोग लगातार देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था ताकतवर न हो, विश्व के अंदर भारत का नाम न बढ़ जाए, उसके लिए भ्रम पैदा कर रहे थे, कुप्रयास कर रहे थे, जिन्हें देश की तरक्की पच नहीं रही थी, आज उनके मुंह पर गहरी चोट लगी है। यह फैसला सच का बोलबाला और झूठ का मुंह काला ये साबित करता है। और यहां रुकेंगे।